हेलो दोस्तों, आप सबका मेरा नमस्कार। मैं आशा करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। चलिए समय को बिना गवाए क्लास को शुरू करते हैं। आज क्लास शुरू होने से पहले कुछ शायरी हो जाए, फिर इसके बाद हम क्लास को पढ़ते हैं। आज हम प्रोकैरियोटिक के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, कुछ कोशिकाओं के बारे में पढ़ेंगे, उनकी साइज क्या होती है, यानी बेसिक क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, शायर क्या है मोटिवेशनल कि बुरा वक्त एक ऐसी तिजोरी है, यानी बुरा वक्त एक ऐसी तिजोरी है जहां से सफलता के हथियार मिलते हैं। हम लोग लेक्चर नंबर 4 में कुछ प्रोकैरियोटिक के बारे में पढ़े थे। आज हम प्रोकैरियोटिक में और यूकैरियोटिक में अंतर स्पष्ट करेंगे ताकि थ्योरी अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, तो इसमें एनसीईआरटी में कुछ बेसिक पॉइंट थे, तो उसके बारे में पढ़ लेते हैं। फिर इसके बाद हम प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में अंतर पढ़ेंगे। आज जो पढ़ने वाले थे क्या है, कुछ कोशिकाओं के बारे में है ना। तो देखिए, सबसे पहले क्या लिखा है कि सबसे छोटी कोशिका, विश्व में अगर देखा जाए है ना, सबसे छोटी कोशिका कौन सी है। ठीक है, तो कौन सी है, माइकोप्लाज्मा। ठीक है, जिसका साइज कितना होता है 0.3 माइक्रोमीटर। कितना होता है 0.3 माइक्रोमीटर। माइक्रोमीटर का मतलब क्या है, तो माइक्रोमीटर के एक माइक्रोमीटर बराबर कितना होता है 10⁻⁻⁶। अब एक क्वेश्चन क्या है, सबसे बड़ी कोशिका, तो क्या पूछे सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है, शुतुरमुर्ग का अंडा। ठीक है, फिर जो हम पढ़े थे जीवाणु के बारे में, इसकी खोज किसने किया था, ल्यूवेन हॉक ने, है ना। तो जीवाणु कोशिका भी की साइज कितनी होती है, 3 से 5 माइक्रोमीटर। फिर है सबसे लंबी कोशिका, अगर मान लो पूछा जाता है क्वेश्चन सबसे लंबी कोशिका कौन सी है, तो हम क्या बताएंगे, तंत्रिका कोशिका, जो कितनी होती है 90 सेंटीमीटर होती है। अगर मान लो क्वेश्चन ऐसा पूछता है कि मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका क्या है, तो हम क्या बताएंगे, स्पर्म। क्या है, स्पर्म। फिर लिखा है मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन है, अंडाणु, है ना। तो देखो, ये जो क्वेश्चन अभी 5 मई को क्वेश्चन कराएंगे, 1000 क्वेश्चन का वो है टारगेट किए हैं, तो उनमें से यही क्वेश्चन रहेंगे, कुछ बेसिक क्वेश्चन रहेंगे। ये क्वेश्चन जो है हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप पूछा था मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु है, तो किसमें होती है, नर में, मेल। ठीक है, और मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका क्या है, अंडाणु, ये किसमें होती है, फीमेल में। फिर हमारे रक्त में यानी ब्लड में आरबीसी पाई जाती है ना, रेड ब्लड कॉर्पसल्स बोलते हैं या रेड ब्लड सेल बोलते हैं, जिसका व्यास कितना होता है, 7 माइक्रोमीटर होता है। तो हम क्या पढ़े हैं, सबसे छोटी कोशिका, यानी जितने भी जीव हैं, है ना, जो कुछ भी हैं, तो उनमें से सबसे छोटी कोशिका किसकी कौन है, तो माइकोप्लाज्मा है। अगर देखा जाए तो उससे भी छोटा अगर कोई कण है तो क्या है, वायरस, जिसे हम क्या कहते हैं, विषाणु। ठीक है, लेकिन ये कोशिका नहीं है, क्योंकि ये कोशिका सिद्धांत जब पढ़ाए थे तो उसमें बताए थे वायरस या विषाणु जो होता है तो कोश की संरचना नहीं होता, बल्कि कैसी संरचना होता है, न्यूक्लियो प्रोटीन संरचना होती है। इसकी साइज कितनी होती है, 0.02 से 0.2 माइक्रोमीटर। ठीक है, अगर ऐसा पूछा जाता है कि सबसे छोटी कोशिका कौन सी है, तो माइकोप्लाज्मा है। अब मान लो क्वेश्चन करता है कि मानव शरीर में सबसे छोटी कोशिका कौन सी है, तो शुक्राणु है। और सबसे लंबी कौन सी है, तंत्रिका कोशिका है। ठीक है, तो ये आज कुछ बेसिक क्वेश्चन थे हमारे इसी टॉपिक से संबंधित थे, इसलिए इन्हें बताना पड़ा। ठीक है, और बहुत सारे क्वेश्चन जो है 5 मई से स्टार्ट करेंगे। 1000 क्वेश्चन का टारगेट है जो हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, है ना, जो डेली 50 क्वेश्चन कराएंगे। आज हम क्या पढ़ेंगे, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। इसको अंतर पढ़ने का कारण क्या है, क्योंकि जो अंतर है ये प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में अंतर, है ना। अंतर पढ़ने के केवल कारण पता है ना, क्योंकि जब हम अंतर को अच्छे से स्पष्ट रूप से पढ़ लेंगे तो हमारी जो थ्योरी होगी क्लियर हो जाएगी। अब देखो, बहुत सारी चीज़ें इसमें मिलेंगी, है ना, जिनको हम डिटेल में बता सकते हैं, लेकिन एक ही वीडियो में पूरा क्लियर नहीं कर सकते, क्योंकि इतने सारे टॉपिक एक साथ वीडियो में नहीं पढ़ाया जा सकता। ठीक है, लंबी क्लासें हो जाएंगी। हर एक पॉइंट जो इसमें लिखे हैं सब पॉइंट अच्छे डिटेल से पढ़ेंगे, अच्छे डिटेल्स पढ़ेंगे, हर एक का अलग अलग लेक्चर आएगा। ठीक है, सबसे पहले क्या लिखा है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, लेकिन कुछ चीज़ें समझाएंगे। जैसे लिखा है आर्की जीवाणु, यू बैक्टीरिया,
नीलहरी शैवाल यानी साइनोजीवाण या माइकोप्लाज्मा जिसे पीपीएलओ कहते हैं। फिर यूकैरियोटिक सेल में कौन आते हैं, है ना, कहाँ रखा गया है, देखो प्रोटिस्टा, कवक, पादप और जंत। तो जगत होते हैं, क्या होते हैं, जगत। जगत कितने होते हैं, 5। पादप जगत, जंतु जगत, प्रोटिस्टा जगत, कवक जगत और मोनेरा जगत। तो ये याद रखना कि प्रोकैरियोटिक जो कोशिका वाले जीव होते हैं उन्हें मोनेरा जगत में रखा गया है, और यूकैरियोटिक कोशिका वाले जीव सभी जीवों को प्रोटिस्टा, कवक, पादप और जंतु जगत में रखा गया है। फिर क्या है कि प्रोकैरियोटिक में विकसित केंद्रक अब्सेंट होता है यानी अनुपस्थित होता है। इसमें क्या लिखा है, विकसित केंद्रक प्रेजेंट होता है, यानी कहने का मतलब ये है कि केंद्रक क्या होता है, उपस्थित होता है। यहाँ पे जो शब्द है विकसित, ये विकसित शब्द आया है, देखो विकसित मतलब यहाँ पे क्या है, जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है तो उनके केंद्र में कोई आवरण नहीं होता है, और यूकैरियोटिक जो कोशिकाएं होती हैं उनके केंद्र में क्या होता है, आवरण होता है। ठीक है, इसलिए स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं, स्पष्ट दिखाई नहीं देते। तो यहाँ पे अंतर बनता है कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में जो होती है उसके केंद्र में केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती है, यूकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक झिल्ली पाई जाती है। फिर देखो क्या लिखा है कि जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है द्विरज्जुक डीएनए कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। ठीक है, इसे केंद्राभ या न्यूक्लियोइड कहते हैं। तो क्या बोला गया, जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं उनमें वृत्ताकार डीएनए कैसा होता है, डीएनए जो होता है वृत्ताकार होता है, द्विरज्जुकी होता है और कोशिका द्रव्य में पाया जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, केंद्राभ कहते हैं। और जो यूकैरियोटिक कोशिका होती हैं तो उनमें रेखित द्विरज्जुक डीएनए गुणसूत्रों के रूप में केंद्रक के भीतर प्रेजेंट होते हैं। ये पॉइंट लिखा था अंतर में कि वृत्ताकार द्विरज्जुक डीएनए कोशिका द्रव्य में पाया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, केंद्राभ कहते हैं। ये किसमें पाया जाता है, ये वाली संरचना प्रोकैरियोटिक कोशिका में। कैसी कोशिकाओं में, प्रोकैरियोटिक। और जो यूकैरियोटिक होता है उसमें क्या लिखा है, रेखित द्विरज्जुक डीएनए गुणसूत्रों के रूप में केंद्रक के भीतर प्रेजेंट होते हैं, उपस्थित होते हैं। तो देखो जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है उसमें जो डीएनए है देखो वृत्ताकार, कैसा है, वृत्ताकार, जिसे हम क्या कहते हैं, केंद्राभ। फिर देखो इसके बगल यहाँ इसके साइड में क्या है, कुछ वृत्ताकार है, ये अतिरिक्त डीएनए क्या है, अतिरिक्त डीएनए, जिसे हम क्या कहते हैं, इन अतिरिक्त डीएनए क्या कहते हैं, जो वृत्ताकार उसे प्लाज्मिड कहते हैं। क्या कहते हैं, इसे प्लाज्मिड कहते हैं। अब जो यूकैरियोटिक कोशिकाएं थी तो यूकैरियोटिक कोशिका में कैसा होता है, रेखित द्विरज्जुक डीएनए होता है ना। तो रेखित कैसा है, रेखित, इनमें देखो इसमें मुक्त सिरा नहीं है, यानी इसमें पूरा सिरा क्या है, जुड़े हुए। जैसे ये वाले जो भाग हैं तो एक ये सिरा जो है तो आपस में क्या है, जुड़े हैं, यानी गोल है, कैसा है, गोल यानी वृत्ताकार है। लेकिन यूकैरियोटिक कोशिका में जो डीएनए होता है कैसा होता है, रेखित होता है, इनमें मुक्त सिरा भी होता है। ठीक है, तो ऐसा करता हूँ कि पॉइंट समझ में आ गया होगा। हिस्टोन प्रोटीन, हिस्टोन प्रोटीन जो होता है तो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में नहीं पाया जाता है, लेकिन यूकैरियोटिक कोशिकाओं में क्या होता है, हिस्टोन प्रोटीन पाया जाता है। फिर लिखा है झिल्ली युक्त कोशिकांग, क्या होते हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में नहीं पाए जाते हैं, लेकिन यूकैरियोटिक कोशिकाओं में जो होता है झिल्ली युक्त कोशिकांग पाए जाते हैं। फिर क्या लिखा है, झिल्ली युक्त कोशिकांग कौन कौन से हैं, जैसे अगर देखा जाए तो प्रोकैरियोटिक है ना, तो माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लवक, ईआर का मतलब क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं, अंतःपृथ्वी जालिका, गोल्जी का या गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम, ये सब क्या होते हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिका में क्या होते हैं, अनुपस्थित होते हैं। लेकिन ये सब क्या होते हैं, यूकैरियोटिक कोशिका में क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं। ये जो कोशिकांग के नाम लिखे हुए हैं इन सब के बारे में हम डिटेल एक एक लेक्चर, दो लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है तो इसका 1 से 2 लेक्चर हो, 3 लेक्चर भी हो सकता है, ये सब डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, केवल अभी यहाँ पे इतना याद रखना कौन किस में पाया जा रहा है, किस में नहीं पाया जा रहा है। फिर क्या लिखा है कि जो प्रोकैरियोटिक होती है तो उसमें राइबोसोम क्या होते हैं, उपस्थित होने, कितने प्रकार के होते हैं, 70 प्रकार का। फिर लिखा है कि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में राइबोसोम क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं, इसमें 70 और 80 दोनों प्रकार के पाए जाते हैं। यहाँ पे डाउट ये आता होगा 70 क्या है, ठीक है, और 80 क्या है, ठीक है, और यस क्या है ना, इसके बारे में थोड़ा चर्चा करते हैं। यस का मतलब क्या है, स्वेड वर्ग इकाई या अपसादन गुणांक। देखिए जो राइबोसोम होता है तो 2 इकाइयों से मिलकर बने होते हैं, एक छोटी इकाई होती है, एक बड़ी इकाई होती है। जैसे मान लो 70 अगर 70 राइबोसोम की बात करते हैं, छोटी इकाई कितने की होगी, 30 की होगी, और बड़ी इकाई कितने की होगी,
50s की होगी। अब यहाँ पर देखा जाए तो अगर हम योग देखते हैं तो 80s हो रहा है, लेकिन हम लिखे कितना है 70s। इसके लिखने का कारण क्या है, क्योंकि जो साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या किया, अब केंद्र मशीन ली और उसमें क्या किया, राइबोसोम के कण लिए। क्या लिए, राइबोसोम के कण लिए और उसको क्या किए, उसमें जो अब केंद्र मशीन थी उसमें जो ट्यूब होती उसमें डाले और मशीन को 1 सेकंड में पहले कितनी बार घुमाए, 1 सेकंड में वो 10 बार घुमाए। तो वो देखते हैं, जब उसको निकालते हैं बाहर देखते हैं तो राइबोसोम के जो कण थे तो तली पर नहीं बैठे। तो उन्होंने क्या किया, टाइम को फिक्स किया और उसकी स्पीड को बढ़ाते गए। फिर 1 सेकंड में 20 बार घुमाए, वो मशीन घुमाए, है ना। फिर 30 बार। तो उन्होंने जब देखा छोटी इकाई जो थी तो उसको लिए और जब 1 सेकंड में मशीन उसका अब केंद्र मशीन थी उसको घुमाया, कितनी बार, 30 बार वो घूमी, राउंड की। तो वो क्या देखते, जब 30 बार राउंड की 1 सेकंड के अंदर, तो ये देखते हैं कि जो वो राइबोसोम के कण था वो तली में जाकर बैठ गया। तो उन्होंने क्या बोला कि ये 30s प्रकार का राइबोसोम, ठीक है। इसी तरह बड़े कण को लिए, फिर उसको भी ऐसे घुमाए, तो जब 1 सेकंड में वो 50 बार राउंड की, यानी जब पहले 10 20 30 करते गए तो कण तली पर नहीं बैठे थे। लेकिन जैसे वो 50 किए राउंड, यानी 1 सेकंड में 50 बार राउंड कराए, तो देखते हैं कि जो राइबोसोम का कण था वो जाकर तली में बैठ गया। उन्होंने क्या बोला कि कितने प्रकार का है, देखो ये अलग अलग चीज़ें थी। फिर इसको जब उन्होंने इकट्ठा किया, क्या किया, जब इन दोनों को इकट्ठा किए, छोटी इकाई और बड़ी इकाई को, फिर इसके बाद उन्होंने मशीन में रखा और फिर टाइम फिक्स किया 1 सेकंड, लेकिन उसकी स्पीड को बढ़ाते गए। तो देखते हैं कि जब दोनों इकाई एक साथ करके कहते हैं तो वो जब 1 सेकंड 70 बार मशीन घूमती है, तो देखते हैं कि ये राइबोसोम जो था पूर्ण रूप से तली पर बैठ गया। तो उन्होंने क्या बोला कि ये 70 इस प्रकार का राइबोसोम है। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि हमको 50 30 जो लिखा है या 60 40 लिखा है, हमें इनके योग को नहीं देखना है, बल्कि इनके अणुओं के भार को देखना है, ठीक है। तो उनके भार के अनुसार समझ में आया ये चीज़ें। 70 और 80 क्यों लिख रहे हैं, इसका कारण यही है कि उन्होंने जब राइबोसोम को लिया और टाइम को फिक्स किया और मशीन को घुमाया, तो जब जैसे मान लो पूछा जाए 80 प्रकार का राइबोसोम क्या है, तो इसे क्यों 80 प्रकार बोला गया, जैसे 60 और 40 से 100 होना चाहिए, लेकिन 80 क्यों लिखे हैं, तो हम कारण क्या बताएंगे। इसका कारण केवल यही है कि जो साइंटिस्ट जो थे तो क्या किया, अब केंद्र मशीन में राइबोसोम को लिए और उसको क्या किया, घुमाए, टाइम फिक्स किया, उसकी स्पीड को बढ़ाए। तो देखते हैं कि जब 1 सेकंड में 10 बार घूमी, तो देखते हैं कि जो राइबोसोम था वो तली पर नहीं बैठे थे, ऊपर थे। ऐसे उन्होंने क्या किया, टाइम को फिक्स किया और स्पीड को बढ़ाते गए, 10 से 20 30 40 ऐसे करते गए, देखते गए तो वो तली में नहीं बैठा। लेकिन जैसे ही 70 पर ले जाते हैं, 1 सेकंड में 70 बार घुमाते हैं, तली पर बैठ गए वो राइबोसोम, तो क्या बोले कि 70 इस प्रकार का है। और जो 80 में यानी 1 सेकंड 80 बार घुमाए तो जब तली में बैठा तो उसे क्या बोले 80 इस प्रकार का राइबोसोम है। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है, अगर पूछ रहे 70 इस प्रकार का राइबोसोम किस में पाया जाता है, तो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है। और 80 प्रकार का और 70 प्रकार किस में पाया जाता है, यूकैरियोटिक कोशिकाओं में। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये आएगा कि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में 80s 70s, तो देखो हमारे जो यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं उनमें कुछ कोशिकांग होते हैं। क्या होते हैं, कुछ कोशिकांग होते हैं, जैसे ईआर अंतःप्रद्रवी जालिका, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया और हरित लवक। हरित लवक और माइटोकॉन्ड्रिया में 70 प्रकार के होते हैं और जो अंतःप्रद्रवी जालिका होती है उसमें 80 प्रकार के होते हैं। इसलिए बोला गया कि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में 70 और 80 प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं, ठीक है। इन सब के बारे में डिटेल पढ़ेंगे, हर एक लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ेंगे तो उसमें भी पढ़ेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया में 70 प्रकार का वो होता है, तो इसलिए हम क्या बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है प्रोकैरियोटिक का समजात होता है ना। ये सारी चीज़ें हैं। तो फिर क्या लिखा है कि प्रोकैरियोटिक कोशिका जो होती है उसमें प्लाज्मिड डीएनए पाया जाता है, ठीक है। तो अभी देखे थे, देखो पहले ही बता दिए थे कि जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है तो उसमें क्या होते हैं, मुख्य जो ये केंद्र में है द्विरज्जु वृत्ताकार, इसके अलावा भी क्या होता है, अतिरिक्त डीएनए पाया जाता है, जिसे क्या बोला जाता है, प्लाज्मिड डीएनए। और जो डीएनए होता है यूकैरियोटिक कोशिका में क्या पढ़े थे, केंद्रक में पाया जाता है। इसके अलावा भी किसमें पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया एवं हरित लवक में भी पाया जाता है। अभी चर्चा किए थे, इसमें राइबोसोम में पाया जाता है ना। तो ये क्या था, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाओं में अंतर था, ठीक है। फिर कुछ पॉइंट लिखे हुए हैं, जैसे लिखा है प्लाज्मिड डीएनए जो होता है जीवाणु को प्रतिजैविक प्रतिरोधकता प्रदान करता है। अब प्रोकैरियोटिक कोशिका में कोशिका भित्ति प्रेजेंट होती
है, क्या लिखा है, प्रोकैरियोटिक कोशिका में जो कोशिका भित्ति होती है तो उपस्थित होती है, लेकिन अपवाद क्या है, माइकोप्लाज्मा। यानी माइकोप्लाज्मा अगर मान लो पूछा जाता है माइकोप्लाज्मा किस प्रकार की कोशिका के अंतर्गत आता है, प्रोकैरियोटिक और या यूकैरियोटिक, तो क्या बताएंगे, प्रोकैरियोटिक के अंतर्गत आता है। फिर एक पॉइंट आएगा, प्रोकैरियोटिक कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है, लेकिन अगर मान लो पूछा जाए ऐसा कौन सा जीव है या ऐसी कौन सी कोशिका है जिसमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है प्रोकैरियोटिक के अंतर्गत, ऐसी कौन सी कोशिका जिसमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, हम क्या बताएंगे, माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा का आकार कितना होता है, 0.3 माइक्रोमीटर, ये सबसे छोटी कोशिका भी है। ठीक है, मैं आशा करता हूँ जो आज बताया गया होगा अच्छे समझ में आया होगा। अगर ये सब अच्छे समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। ठीक है, इसी तरह हम छोटे छोटे वीडियो में हर एक टॉपिक को क्लियर करते जाएंगे। देखिए जब क्लास पूरी कंप्लीट होगी, यानी ये पूरा चैप्टर जब कंप्लीट होगा तो एक भी डाउट नहीं बचेगा, सब अच्छे से क्लियर किया जाएगा और एनसीईआरटी को साथ में कवर किया जाएगा। ओके, थैंक यू।